थेल्स एक पुराने यूनानी विचारक थे जिनका जन्म मिलेटस नाम की जगह पर हुआ था। ये पहले ऐसे इंसान माने जाते हैं जिन्होंने सबसे पहले ये सोचने की कोशिश की कि दुनिया किस चीज से बनी है, यानी सब कुछ किससे शुरू हुआ। थेल्स को विज्ञान और ज्ञान के हर हिस्से में दिलचस्पी थी, चाहे वह दर्शन हो, इतिहास, विज्ञान, गणित, इंजीनियरिंग, भूगोल या राजनीति हो। उन्होंने बहुत सी बातें समझाने की कोशिश की, जैसे कि धरती किस चीज से बनी है, बदलाव क्यों आता है और कुदरत के अलग अलग रहस्य क्या हैं। थेल्स को आसमान और तारों में बहुत दिलचस्पी थी। उन्होंने ऐसे सवाल पूछे जिनके जवाब में पहले लोग भगवान का नाम लेते थे, लेकिन थेल्स ने कुदरत के अपने नियम समझाने की कोशिश की। इस वजह से यूनान में विज्ञान की शुरुआत मानी जाती है। थेल्स ने अपनी अलग सोच से चीजों को समझने का नया रास्ता दिखाया और वैज्ञानिक तरीके से सोचने का तरीका शुरू किया। उनके बारे में कई कहानियां जुड़ी हुई हैं, जो उनके ज्ञान की खोज को और भी दिलचस्प बना देती हैं। पुराने जमाने में थेल्स को बहुत मान सम्मान मिला था और कई लोगों ने सलाह दी थी कि जब भी कोई ज्ञान की बात हो तो शुरुआत थेल्स के नाम से ही करनी चाहिए। थेल्स ने खुद कुछ लिखा था या नहीं, इस पर हमेशा शक रहा है। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने तारों की दिशा बताने वाली एक किताब लिखी थी। कुछ के मुताबिक उन्होंने सूरज के समय और दिन रात के बराबर होने के बारे में भी लिखा था। किसी ने कहा कि उनकी लिखी बातें सिर्फ कुछ लाइनें ही थी और किसी ने बताया कि थेल्स ने अपनी बातें कविताओं में भी कही थी। एक कहानी ये भी है कि थेल्स पहले इंसान थे जिन्होंने आत्मा के अमर होने की बात कही थी। थेल्स ने सबसे पहले खगोल विज्ञान में पढ़ाई शुरू की थी, सूर्य ग्रहण के बारे में भी पहले से बताया था और दिन रात के समय तय किए थे। इसी वजह से उन्हें बहुत नाम और इज्जत मिली थी। कई बड़े नाम उनके काम से वाकिफ थे और उनकी बातें आगे लोगों तक पहुंची। थेल्स के बाद उनके कई शिष्य और गणितज्ञ हुए, जिनमें कुछ के नाम आज भी बहुत सम्मान के साथ लिए जाते हैं। इन लोगों में थेल्स के शिष्य मामेर्कस, हिप्पियास, पाइथागोरस, एनॉक्सागोरस, यूडोक्सस, फिलिप्पुस, यूक्लिड और यूडेमस जैसे लोग शामिल थे। हो सकता है कि थेल्स की लिखी हुई बातें इनमें से कुछ लोगों तक पहुंची हों। अगर थेल्स ने अपनी पढ़ाई और खोज के समय कुछ लिखा होगा तो वह उनके खुद के लिए बहुत फायदेमंद रहा होगा, खासकर गणित में, जैसे जब वह दिन और रात के बराबर होने का समय तय करते थे या तारे तारों की जगह देखते थे या पैसों का हिसाब रखते थे। यह मानना मुश्किल है कि उन्होंने मिस्र में जाकर जो भी सीखा, खासकर पिरामिड की ऊंचाई नापने या प्रकृति के बारे में जो भी अंदाजे लगाए, वह सब उन्होंने कहीं ना कहीं लिखा ना हो। थेल्स ने कई ऐसे गणित के नियम खोजे जिन्हें बाद में और लोगों ने भी माना। ऐसे में यह माना जाता है कि उनके कुछ लिखे हुए रिकॉर्ड आगे लोगों ने देखे होंगे। थेल्स के नाम पर दिन रात के बराबर होने और तारों की दिशा पर भी कुछ किताबें बताई गई हैं, जो शायद आगे के इतिहासकारों ने देखी हों। इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं है कि थेल्स की कोई भी लिखी हुई चीज प्लेटो या अरस्तु को मिली हो, लेकिन पुराने कई ऐसे लेखक रहे जिन्हें थेल्स के बारे में जानकारी हो सकती है या जिनके पास उनके काम की खबर रही हो। अरस्तु ने जब भी थेल्स की बात बताई तो भरोसे के साथ कही, जैसे उन्हें कोई पक्की जानकारी थी। थेल्स के साथ ही अनाक्सिमांडर और अनाक्सिमेनस ने भी खुद लिखा था और वे थेल्स के विचारों से वाकिफ थे। इनके अलावा और भी कई विचारक हुए जिन्होंने लिखित रूप में अपने विचार रखे और आगे चलकर बाकी लोगों के लिए भी स्रोत बने। अरस्तु के मुताबिक थेल्स ने कहा था कि सब कुछ पानी से बना है। थेल्स के लिए पानी ही सबसे पहली चीज थी जिससे सब शुरू हुआ। अरस्तु ने यह बात बहुत विश्वास के साथ लिखी थी, जैसे उन्हें थेल्स की बातों का पूरा भरोसा था। थेल्स की सोच यह थी कि सारी दुनिया की असली जड़ एक ही चीज है और वो है पानी। कुछ लोगों ने सोचा कि थेल्स ने अपनी बातें पुराने किस्सों या आसपास के इलाकों से ली होंगी, लेकिन असल में थेल्स अपने समय के बिल्कुल अलग सोचने वाले इंसान थे।
उन्होंने पुराने किस्सों और भगवान की कहानियों की बजाय अपनी समझ और देखी भाली बातों पर भरोसा किया। थेल्स ने कभी भी दुनिया को भगवान के हिसाब से नहीं समझाया। अरस्तु ने भी माना कि थेल्स की बातें पुराने विचारों से मिलती जुलती तो हैं, लेकिन थेल्स की सोच बिल्कुल अपनी थी, किसी भी तरह के पुराने मिथक पर नहीं टिकी थी। थेल्स की सोच नए और अलग तरीके की थी, जिससे विज्ञान की शुरुआत मानी जाती है। थेल्स ने सोचा था कि सारी दुनिया की असली जड़ पानी है। उनके हिसाब से सब कुछ पानी से ही बनता है और आखिर में सब वापस पानी में मिल जाता है। उन्होंने माना कि पानी में इतनी ताकत है कि वही सब पेड़ पौधों, जानवरों, मौसम और धरती के सारे बदलावों की वजह बनता है। थेल्स ने देखा था कि हर चीज में नमी होती है और गर्मी भी नमी से ही बनती है। इसी वजह से उन्होंने कहा कि पानी ही सब कुछ पैदा करने वाला है। उनके वक्त में लोगों ने भी देखा था कि पानी से मिट्टी बन जाती है, नदियों के किनारे जमीन बढ़ती जाती है और पुराने शहरों की जगह अब खेत हो गए हैं। इसी से थेल्स को भरोसा हुआ कि पानी ही सब चीजों को बनाता है और बढ़ाता है। उनके हिसाब से तो सूरज, तारे और पूरा आसमान भी पानी से बनते और चलते हैं। थेल्स की इस सोच में भगवान की कोई भूमिका नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपनी आंखों से जो देखा उसी से सीखा। उनकी यह सोच बहुत समय तक लोगों के बीच मानी जाती रही थी। थेल्स ने धरती के बारे में भी नए सवालों के जवाब देने की कोशिश की, जैसे धरती किस पर टिकी है, इसका आकार क्या है, धरती कितनी बड़ी है, भूकंप क्यों आते हैं, दिन रात बराबर कब होते हैं और सूरज चांद का आकार कितना है। थेल्स ने कहा था कि धरती पानी पर तैरती है। उन्होंने समझाया कि जैसे लकड़ी पानी पर तैरती है, वैसे ही धरती भी पानी पर टिक सकती है। उन्होंने यह बात अपने आसपास देखा था, जैसे बंदरगाह पर जहाज भारी सामान के साथ भी पानी में तैरते रहते हैं। उनका मानना था कि धरती में भी वैसी ही तैरने की खूबी है। कई जगह सच में तैरती हुई छोटी छोटी जमीनें भी देखी जाती हैं। इस वजह से थेल्स ने ये सोचा कि पानी धरती को संभाल कर रखता है। उन्होंने अपनी बातों में कभी भगवान का नाम नहीं लिया। उन्होंने जो भी कहा अपनी सोच और देखे गए सच के आधार पर ही कहा। कुछ लोग मानते हैं कि थेल्स ने धरती को गोल माना था, ना कि सपाट। कई जगह ऐसा देखा गया है कि जब सूरज या चांद का ग्रहण लगता है तो धरती की परछाई गोल दिखती है, जिससे लगता है कि धरती भी गोल है। थेल्स ने आसमान में तारे देखने और दूसरी जगहों पर तारे गायब दिखने जैसी चीजें भी नोटिस की थी, जिससे उन्हें यह अंदाजा हुआ कि धरती गोल हो सकती है। जब ऊंची जगह से आसमान और जमीन को देखा जाए तो सब कुछ गोल सा ही नजर आता है। इस वजह से थेल्स की सोच थी कि धरती गोल है, ना कि सीधी या सपाट। अगर मौसम के हिसाब से आसमान को देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे पूरा आसमान घूम रहा हो, तारे अपनी जगह बदलते हों और फिर हर साल वहीं लौट आते हों। थेल्स ने तारों की हलचल और रात के आसमान को गहराई से देखा था। कहा जाता है कि उन्होंने रास्ता बताने के लिए भी तारे देखकर सलाह दी थी और एक बार तो तारे देखते देखते कुएं में गिर गए थे। लंबे समय तक लगातार देखने पर थेल्स को यह समझ आया कि तारे सिर्फ गोल गुंबद जैसी बनावट से नहीं समझे जा सकते। सूरज के उगने और छुपने और दिन छोटे बड़े होने जैसी बातें भी धरती के गोल होने की तरफ इशारा करती हैं। समंदर के किनारे खड़े होकर जब जहाज जाते हैं तो पहले उसका निचला हिस्सा और फिर ऊपर का हिस्सा दिखना बंद हो जाता है। अगर कोई ऊंचाई पर खड़ा हो तो उसे जहाज काफी देर तक दिखता है। इन सब बातों से थेल्स को लगा कि धरती गोल है। उनके बाद आने वाले कई लोगों ने अपनी अपनी सोच रखी, लेकिन थेल्स की गोल धरती वाली बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। थेल्स के मुताबिक भूकंप इसलिए आते हैं क्योंकि धरती पानी पर तैर रही है और जब नीचे का पानी हिलता है तो धरती भी हिलने लगती है। उनके हिसाब से भूकंप का कारण धरती के नीचे का पानी था। उस समय यह सोच बिल्कुल नई और अलग थी,
क्योंकि लोग पहले भूकंप को भगवान की नाराजगी मानते थे। थेल्स ने अपने विचारों में भगवान का कोई बड़ा रोल नहीं रखा। उन्होंने माना कि पत्थर में भी जान होती है, क्योंकि चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींच लेता है। कुछ लोग कहते हैं कि थेल्स की नजर में पूरी दुनिया में कुछ न कुछ दैवीय शक्ति है, इसलिए हर चीज में जान जैसी ताकत हो सकती है। लेकिन थेल्स ने चीजों को समझने के लिए सिर्फ अपनी सोच, अनुभव और तर्क का ही सहारा लिया। अरस्तु ने कहा था कि थेल्स ने माना कि हर चीज में कोई न कोई शक्ति होती है, लेकिन थेल्स ने कभी पुराने भगवानों की बात नहीं मानी। कुछ लोगों को लगता है कि यह सोच प्लेटो से आई, लेकिन थेल्स का नाम प्लेटो ने सीधे नहीं लिया। थेल्स ने कभी किसी अदृश्य भगवान या आत्मा का जिक्र नहीं किया। उन्होंने बस यह माना कि जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है, वैसे ही हर चीज में कोई ना कोई ताकत होती है, चाहे वह पत्थर हो या और कुछ। उनके मुताबिक असली शक्ति तो कुदरत के अंदर ही छुपी है, बाहर से कुछ नहीं आता। बाद में कुछ लोगों ने इसमें भगवान जैसी बातें जोड़ दी, लेकिन थेल्स की असली सोच सीधी और सच्ची थी। उन्होंने हर चीज को उसी रूप में समझा जैसा उन्होंने देखा। थेल्स को ये भी नाम मिला था कि उन्होंने एक बार सूरज का ग्रहण पहले से बता दिया था। कहा जाता है कि दो देशों की लड़ाई के दौरान अचानक दिन में अंधेरा हो गया था और थेल्स ने यह बात पहले ही बता दी थी कि उस साल में सूरज का ग्रहण लगेगा। यह कैसे किया, यह आज भी किसी को नहीं पता, लेकिन माना जाता है कि उन्होंने तारों और ग्रहों के घूमने का गहरा ज्ञान था और इसी वजह से लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। उस वक्त के बड़े बड़े नाम भी थेल्स के काम को मानते थे और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि थेल्स के बताए गए दिन पर सच में पूरा सूर्य ग्रहण हुआ था। उस समय लड़ाई चल रही थी। अचानक दिन में अंधेरा छा गया, जिससे सब हैरान और डरे हुए रह गए। उस वक्त के लोगों ने इस अंधेरे को भगवान का गुस्सा समझा और तुरंत लड़ाई रोक दी। दोनों राजाओं ने आपस में समझौता कर लिया। थेल्स ने पुराने समय की सोच को छोड़कर नई राह पकड़ी थी। उन्होंने किसी भी घटना को भगवान की मर्जी मानने के बजाय सब कुछ कुदरत के नियमों से जोड़कर देखा। थेल्स ने अपनी समझ और तर्क से आसमान, तारों और सूरज, चांद की बातें समझने की कोशिश की। कुछ लोगों का मानना था कि थेल्स ने पुराने पूर्वी देशों से ग्रहण के बारे में जानकारी ली थी, लेकिन असली बात यह है कि उस समय किसी भी पैटर्न के आधार पर सूर्य ग्रहण की सही तारीख बताना बहुत मुश्किल था। हर बार ग्रहण का समय, जगह और तारीख थोड़ी बदल जाती थी। सैकड़ों सालों तक एक जैसे कई ग्रहण आते हैं, लेकिन वो बार बार एक ही जगह नहीं दिखते। इसलिए ये कहना सही नहीं कि थेल्स ने किसी आसान तरीके से ये भविष्यवाणी की थी। असल में उस वक्त के लिए यह बहुत ही अनोखी और हैरान करने वाली बात थी कि थेल्स ने ग्रहण के बारे में पहले ही बताया था। पुराने समय की चिट्ठियों से पता चलता है कि बाबुल और असीरिया के लोग जानते थे कि चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा पर और सूर्य ग्रहण अमावस्या पर ही होता है और ये हर 5 या 6 महीने बाद आते हैं। चंद्र ग्रहण तो आधी धरती से दिखता है, लेकिन सूर्य ग्रहण सिर्फ छोटी जगहों पर ही दिखाई देता है। कुछ लोग मानते हैं कि थेल्स के वक्त भी पुराने खगोलज्ञ इन 6 महीने वाले अंतर को पहचान चुके थे, लेकिन तब भी सूर्य ग्रहण का सही अंदाजा लगाना आसान नहीं था। थेल्स ने यह जरूर जाना था कि जब चांद सूरज के सामने आ जाता है तभी सूर्य ग्रहण लगता है। ऐसा भी हो सकता है कि थेल्स ने पुराने ग्रहण के रिकॉर्ड देख कर कोई और पैटर्न समझा हो, जैसे कि कभी कभी करीब 23 महीने बाद चंद्र ग्रहण के बाद सूर्य ग्रहण के बाद सूर्य ग्रहण के बाद सूर्य ग्रहण के बाद। थेल्स ने उस साल के अंदर ग्रहण की भविष्यवाणी की थी, जिससे लगता है कि उनके पास कोई खास समझ थी। थेल्स ने यह भी बताया था कि सूरज का रास्ता कब कहां से शुरू होता है और कब कहां खत्म होता है, यानी दिन सबसे छोटा और सबसे बड़ा कब होता है। उस जमाने में ये देखना बहुत मुश्किल था, क्योंकि कई दिनों तक सूरज एक जैसी ही जगह पर लगता था,
जिससे पता नहीं चलता था कि असली बदलाव कब हुआ। थेल्स ने अपने इलाके की सबसे ऊंची जगह पर खड़े होकर लगातार कई सालों तक सूरज के उगने और छिपने को ध्यान से देखा और रिकॉर्ड रखा। ऐसे ही उन्होंने दिन रात के बदलते मौसम और सूरज की चाल के बारे में बहुत कुछ सीखा। कहा जाता है कि थेल्स ने साल को मौसमों में बांटा और 365 दिन में पूरा साल बताया। उन्होंने दिन रात के सबसे लंबे और छोटे समय का फर्क देखा और इसी से साल की गिनती जानी। ये बात मिस्र के लोग पहले से जानते थे। शायद थेल्स ने भी वहां से ये जानकारी सीखी और अपने तरीके से इसे समझाया। थेल्स ने सीधा सीधा मौसम खोजा नहीं था, बल्कि सूरज के बदलते रास्ते और दिन रात के फर्क को जोड़कर साल भर के मौसमों का रिश्ता समझाया था। थेल्स ने सूरज और चांद के आकार के बारे में भी अपना अंदाजा लगाया था। उन्होंने अपनी गणित की समझ से ये बताया कि सूरज का आकार उसके पूरे गोल रास्ते का एक बहुत छोटा हिस्सा है। वैसे उस समय पानी की घड़ी से माप करने में गलती होने की पूरी संभावना थी, लेकिन थेल्स ने अपनी समझ और ध्यान से यह गिनती निकाली थी। हो सकता है कि थेल्स ने सूरज के उगने और डूबने के एंगल को देखकर यह हिसाब लगाया हो। चांद के बारे में भी उन्होंने यही तरीका अपनाया। थेल्स ने आसमान के एक खास तारों के समूह, जिसे आज हम सप्तर्षि मंडल कहते हैं, की दिशा पहचानने का तरीका बताया। उस वक्त के नाविकों के लिए ये तरीका बहुत काम का था, क्योंकि वो समुद्र में रास्ता खोजने के लिए इन्हीं तारों की मदद लेते थे। थेल्स की सलाह से उन्हें सही दिशा मिलती थी। थेल्स के बारे में एक मजेदार किस्सा भी है कि वो एक दिन तारे देखते देखते कुएं में गिर गए थे। वे हमेशा आसमान में खोए रहते थे और इसी में उनका ध्यान इतना लगा रहता था कि उन्होंने सामने रास्ता नहीं देखा। कई लोग इस बात पर हंसते थे, लेकिन असल में थेल्स का यही जज्बा उन्हें अलग बनाता था। वो सच में दुनिया को समझना और देखना चाहते थे, इसलिए कई बार यूं भी हो जाता था। मापने की कला सबसे पहले मिस्र में शुरू हुई थी, क्योंकि वहां बाढ़ के बाद बार बार जमीन के टुकड़ों की हदबंदी करनी पड़ती थी। मिस्र के लोग बहुत कुशल थे। वे गांठ लगी रस्सी से जमीन नापते थे। थेल समेत कई यूनानी विद्वान मिस्र गए थे और वहां उन्होंने इन सब चीजों को अपनी आंखों से देखा। मिस्र के लोग लंबाई, कोण और जमीन की सही नाप जोख में बहुत आगे थे, लेकिन उनकी सोच ज्यादा गहरी या विचारों वाली नहीं थी। थेल्स ने मिस्र में जाकर ये तरीके सीखे और फिर यूनान में जाकर ज्यामिति को आगे बढ़ाया। थेल्स ने ज्यामिति के कुछ नियम बनाए, जिनमें से 5 खास नियमों को उनका माना जाता है। थेल्स ने सबूत लिखने वाले पुराने तरीके का इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि उन्होंने बार बार प्रयोग करके देखा कि एक जैसी गणना हमेशा सही बैठ रही है या नहीं। वे अपने प्रयोगों से जो नतीजा देखते उसी को सच मान लेते। थेल्स का तरीका सीधा और आसान था, जिसमें हर बार एक ही नतीजा आने पर वे उसे पक्का मान लेते थे। उन्होंने बताया कि किसी वृत्त का व्यास उसे बीच से 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। उन्होंने यह भी बताया कि समद्विबाहु त्रिभुज में आधार के दोनों कोण बराबर होते हैं। उन्होंने यह भी समझाया कि जब 2 सीधी रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, तो विपरीत कोण बराबर होते हैं। थेल्स ने यह भी माना कि अगर 2 त्रिभुज के 2 कोण और एक भुजा बराबर हो, तो वे पूरे त्रिभुज भी बराबर होते हैं। थेल्स ने नियमों को अपनी रोजमर्रा की जरूरतों और देखने समझने के तरीके से जाना और आगे बढ़ाया। थेल्स ने मिस्र के पिरामिड की ऊंचाई उसकी परछाई से नापी थी। उन्होंने जब देखा कि हमारी परछाई हमारे जितनी ही लंबी हो जाती है, तो उस समय पिरामिड की परछाई को नापकर उतनी ही ऊंचाई मान ली। यह तरीका उन्होंने त्रिभुजों के गुण समझकर निकाला। इसी तरह थेल्स ने अनुपात का नियम भी समझाया और बताया कि इसे दूसरे मुश्किल माप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने एक और खास बात बताई थी
कि किसी वृत्त के आधे हिस्से में बना कोण हमेशा सीधा यानी 90 डिग्री का होता है। उन्होंने ये सारी बातें मिस्र जाकर सीखी थीं, लेकिन मिस्र के लोग बस नापना जानते थे। उनकी सोच ज्यामिति के नियमों में उतनी गहरी नहीं। थेल्स ने लाइनों, कोणों और वृत्तों की खूबियों को पहचाना और इन्हें बार बार आजमा कर पक्का किया। एक किस्सा यह भी है कि थेल्स ने अपनी समझ और इंजीनियरिंग से एक राजा की सेना को नदी पार कराने का तरीका बताया था। उन्होंने नदी को 2 हिस्सों में बंटवाया, जिससे दोनों तरफ पानी कम हो गया और लोग आसानी से पार कर सके। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि वहां पहले से पुल था। फिर भी यह कहानी थेल्स की चतुराई और हुनर को दिखाती है। थेल्स कहां-कहां घूमे इसका ठीक से पता नहीं है, लेकिन माना जाता है कि वे अलग अलग देशों में गए और वहां से बहुत कुछ सीख कर लौटे। उन्होंने जहां जो अच्छा सीखा उसे अपनाया और फिर अपने तरीके से और भी आगे बढ़ाया। इसी वजह से उनकी बातें उस समय के बाकी लोगों से हटकर थीं। कई पुराने किस्सों और कहानियों से पता चलता है कि थेल्स मिस्र गए थे। वहां उन्होंने मिस्र के पुजारियों से मिलकर बहुत कुछ सीखा, जैसे पिरामिड की ऊंचाई नापने का तरीका और नील नदी की बाढ़ का कारण। उस जमाने में उनके अपने शहर मिलेटस से मिस्र जाना कोई मुश्किल बात नहीं थी, क्योंकि वहां के व्यापारी अक्सर सामान बेचने के लिए मिस्र जाते थे। ऐसे में थेल्स का मिस्र जाना बिल्कुल मुमकिन था। कुछ लोग मानते हैं कि थेल्स बाबुल और पूर्व के दूसरे देशों में भी गए थे, जहां उन्होंने खगोल विज्ञान और ग्रह नक्षत्रों का ज्ञान सीखा। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने पुराने रिकॉर्ड देखे और इसी से सूर्य ग्रहण की भविष्यवाणी। मिलेट्स के व्यापारी दूर दूर के देशों में व्यापार करते थे, जिससे थेल्स को अलग अलग जगहों पर जाने का मौका मिला। थेल्स जैतून के तेल के व्यापार में भी जुड़े थे, जिससे उन्हें और भी ज्यादा घूमने फिरने का मौका मिला। कहा जाता है कि थेल्स ने एक राजा से भी मुलाकात की थी और वहां से दूसरे शहरों तक गए थे, जहां उन्होंने और भी नई बातें सीखी। उन्होंने रास्ते में अलग अलग लोगों से मुलाकात की, सवाल किए और अपना ज्ञान बढ़ाया। उस समय कई लोग अपनी पढ़ाई या काम के लिए अलग अलग देशों में जाते थे, तो थेल्स का सफर भी कोई अनोखी बात नहीं थी। थेल्स हमेशा नई नई जगहों से, नए लोगों से कुछ सीखने की कोशिश करते रहे। यही वजह है कि उनकी सोच में अलग अलग देशों और सभ्यताओं की झलक दिखती है। थेल्स ने एक नई सोच की शुरुआत की, जिसे बाद में मिलेटस स्कूल कहा गया। उनके साथ अनाक्सिमेंडर और अनाक्सिमेनस नाम के 2 और विचारक थे, जो उसी तरह सवाल पूछते थे और हर चीज को अपने नजरिए से समझते थे। तीनों ने यह सोचकर काम किया कि दुनिया किस चीज से बनी है और उसमें बदलाव कैसे आता है, लेकिन हर किसी ने इसका अलग जवाब दिया। इसका मतलब था कि यहाँ हर कोई अपने हिसाब से सोच सकता था, किसी पर किसी का दबाव नहीं था। थेल्स को उनकी समझ और ज्ञान के लिए बहुत सम्मान मिला, लेकिन उन्हें भगवान की तरह नहीं पूजा गया। उनके साथी भी अपनी अपनी सोच को आजादी से लिखते और बताते थे। इसी वजह से वहाँ हर बात पर चर्चा, सवाल जवाब और खुलकर सोचने का माहौल था। थेल्स ने लोगों को तर्क से सोचना और समझाना सिखाया। थेल्स को प्राचीन यूनान के 7 सबसे समझदार लोगों में गिना जाता है। ये 7 लोग अलग अलग जगहों से आए थे, लेकिन उनकी बातों में समझ, अपनापन और छोटी छोटी सीख छुपी रहती थी। थेल्स का नाम सबसे पहले लिया जाता था। यह लोग अपने वक्त की बड़ी बड़ी बातें छोटी कहावतों और सीखों में कहते थे, जैसे खुद को जानो या कभी भी हद से ज्यादा मत करो। इस तरह की कहावतें आज भी लोगों की जिंदगी में काम आती है। थेल्स और बाकी लोगों की बातें समझदारी और सही शिक्षा की निशानी मानी जाती थीं। अलग अलग सूचियों में इन 7 लोगों के नाम बदलते रहे, लेकिन थेल्स का नाम हमेशा सबसे ऊपर रहा। इन सब का मकसद था लोगों को एकता और समझदारी की सीख देना। कई लोगों का मानना है कि थेल्स को समझदार इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने अपने शहर और
आसपास के इलाकों को कई बार बहुत काम की सलाह दी थी। एक बार जब एक राजा ने मिलेटस को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की तो थेल्स ने उसे रोक दिया। दूसरी बार जब पूरब से खतरा बढ़ रहा था तब थेल्स ने अपने इलाके के सभी राज्यों को एकजुट होने की सलाह दी ताकि सब मिलकर अपना बचाव कर सकें। थेल्स को समझदार कहे जाने का कारण उनकी राजनीतिक सलाह नहीं बल्कि उनकी सच्ची बुद्धि और अनोखी सोच थी। थेल्स की असली पहचान उनकी वैज्ञानिक समझ और तर्क से हुई। उन्होंने पुराने किस्सों या भगवानों की बातें मानने की बजाय हर चीज को अपने अनुभव और तर्क से देखा। यही वजह थी कि थेल्स की बातों पर खुलकर चर्चा भी हो सकती थी और अगर कोई बात गलत निकली तो उसे बदल भी सकते थे। थेल्स के विचार बिल्कुल साफ, आसान और समझ में आने वाले थे। इसलिए उनके बारे में कहा जाता है कि वे सबसे पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने दुनिया को बिना किसी किस्से कहानी के सीधे सपाट तर्क के साथ समझाया। थेल्स के बारे में एक और किस्सा मशहूर है कि उन्होंने आसमान के बदलते हालात देखकर पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि जैतून की फसल खूब होने वाली है। उन्होंने पहले से ही तेल निकालने वाली सभी मशीनें बुक कर ली। जब फसल आई तो सबको उन्हीं से मशीनें लेनी पड़ी और उन्हें बहुत फायदा हुआ। इससे लोगों को ये समझ आया कि थेल्स अगर चाहे तो पैसा भी कमा सकते हैं, लेकिन वो असल में ज्ञान की तलाश में ही खुश रहते थे। थेल्स की सबसे बड़ी विरासत यही रही कि उन्होंने सच को जानने के लिए सवाल करना, तर्क से सोचना और खुद देखने की आदत डाली। उन्होंने अपने समय में पहली बार यह सवाल पूछा था कि आखिर ये सारा संसार किस चीज से बना है। आज भी यही सवाल विज्ञान की खोज का सबसे बड़ा आधार है। थेल्स ने जो तरीका शुरू किया उसी की वजह से आगे चलकर विज्ञान और सोच की पूरी एक नई दुनिया बनी।